please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे दो खास मेहमान PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब आपका भी स्वागत है। और देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर बेहद कमजोर। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी, लेकिन अमेरिका के बाजार देखिए तेजी से फिसले। 1175 पॉइंट का बड़ी गिरावट वहां पर देखने को मिली और आज डाउ फ्यूचर्स है 470 पॉइंट नीचे, यानी कल की गिरावट अभी रुकी नहीं अमेरिका में, ये संकेत मिल रहे हैं। और इस संकेत को पढ़कर SGX निफ्टी में 350 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार देखिए 1300 पॉइंट नीचे, शंघाई में दबाव, जापान का बाजार भी प्रेशर में। और ये दिक्कत इसलिए हर्षदा की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, भारत में भी बढ़ेंगी और अमेरिका में भी बढ़ेंगी। और अच्छी रैली के बाद लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं और पैनिक सेलिंग होती हुई दुनिया भर के बाजारों में अब काफी हड़का मच चुका है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। और हेमंत, मैं देख रही थी डाउ में इनफैक्ट इंट्राडे में करीब 5000 पॉइंट का स्विंग देखने को मिला। और ऐसे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि सिर्फ बॉन्ड डील की चिंता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है। वहां पर रिजल्ट्स की भी स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और 2008 के बाद मेरे ख्याल में ये पहली बार होगा कि डाउ जोन्स में इतनी भारी गिरावट और इतना पैनिक आता हुआ दिखाई दिया। कई सारे रिपोर्ट्स हमने ऑनलाइन पढ़े हैं और इन सब में एक कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से आगे रिकवरी आएगी नहीं आएगी, और क्या फैक्टर होगा जो बाजार में बेयर्स को थोड़ा बहुत सांत्वना देगा कि बस भाई कुछ नहीं, अब रुकिए, अपनी बिकवाली रुकना पर ब्रेक लगाइए, क्योंकि वैसा बिल्कुल माहौल नहीं है। इसीलिए वो पैनिक मेरे ख्याल में एशिया में भी फैलता ही जा रहा है। जी हाँ, और देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में सेंसेक्स शुक्रवार को 800 पॉइंट, कल 300 पॉइंट, 2 दिन में 1100 पॉइंट का फॉल, और आज भी नीचे जाने के लिए तैयार है। तो हर्षदा, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बजट से पहले 5 डिजिट में निफ्टी जाएगा 11,111 और उसके बाद 9,999 का आंकड़ा भी देखने को मिलेगा, वो शायद होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तस्वीर काफ़ी ख़राब है। पूछते हैं सेठी साहब से कि वो कैसे देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं इस ग्लोबल करेक्शन को और ये कहाँ आकर रुक सकती है। सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले, ये डाउ में आपने अनुमान लगाया था क्या कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली? गिरावट होगी ये सबको अनुमान था, लेकिन इस मैग्नीट्यूड की होगी क्या सोचा था आपने? नहीं, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिदा। नहीं, बिल्कुल किसी ने भी कल्पना भी नहीं करी होगी कि इस तरह की गिरावट कल रात को डाउ में देखने को मिलेगी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो वहाँ पे भी एक निचले लेवल से जो 100-200 पॉइंट डाउ गिरा हुआ था, वहाँ से रिकवरी हो गई थी और उसी के ऊपर हमारे बाजार में भी निफ्टी के लेवल्स पे भी रिकवरी हुई और मिड कैप्स ने तो पूरे ही मेरे ख्याल में कल ग्रीन में ही बंद हुए थे। बट ये जो गिरावट हुई है डेफिनेटली बहुत बड़ा एक कॉज फॉर कंसर्न है। बॉन्ड यील्ड्स की बढ़त के चलते बिल्कुल एक पैनिक जैसा माहौल है। कल इंट्राडे में तो डाउ जोन्स कुछ 1600 पॉइंट तक गिर चुका था, फिर थोड़ा रिकवर होके, ये सब लास्ट के हाफ एन आवर के कहानी है। बट मुझे लगता है इसके ऊपर आज बिल्कुल मार्केट ब्लड बाथ देखने को मिलेगा हमारे बाजारों में भी। तो लेट्स बी रेडी फॉर सीवियर कट इन आवर मार्केट्स। और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर अभी भी मैं तो ये मानता हूं कि भारत में जो निवेशक है, लंबी अवधि के निवेशक है, जो कि साइडलाइंस में बैठे थे, बाजार में गिरावट का इंतजार कर रहे थे, उनको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। आज की जो पैनिक सेलिंग रहेगी, ये मैं ये नहीं बोलता हूं कि आज ही रिकवरी हो जाएगी या ये जो गिरावट है और बढ़ नहीं सकती। बट अक्सर देखा गया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि इस तरह के जब पैनिक सेलिंग वाले दिन होते हैं या माहौल होता है, उस समय आप एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर खरीदारी करते हैं और फिर महीने 2 महीने में ही आपको अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। मुझे लगता है ये भी उसी तरह का दौर होएगा। और आप आज फुल फ्लेजेड नहीं, बट एक थोड़ी जो भी आपके पास इन्वेस्टेबल फंड्स है उसका एटलीस्ट 25% आप एक अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में आज जरूर डालना चाहिए। चलिए, मौके आपको बाजार दे रहा है। अगर आपने पहले वो रैली मिस कर ली है, याद रखिए पीक से हम 4.5% ही टूटे हैं, लेकिन ग्लोबल तस्वीर को देखकर शायद गिरावट गहरी होती हुई दिखाई दे सकती है। वागले साहब हमारे साथ है। वागले साहब, किन लेवल्स पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आप कह रहे हैं ये खरीदारी वाला बाजार है नहीं, तो कितने और डाउनसाइड की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि लोगों को अंदाजा लगे कि किन लेवल्स पर आप खरीदारी करना शुरू करें?
गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। मैं कल तक ये कह रहा था कि 10,500 से एक बाउंस बैक होगा जी। जो आज के मार्केट से, आज का SGX या आज का डाउ देख के ऐसे लगता है कि वो रेंज थोड़ा नीचे शिफ्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि बॉटम नहीं बनेगा, हम वन वे गिरेंगे, बिल्कुल बॉटम होगा। 10,300 250 ये रेंज में मुझे बॉटम दिखाई देता है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म, और वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक होना चाहिए। आपने जो 9,9999 की बात की, उसके पहले एक बाउंस बैक हमको अच्छा शुक्र है होना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। लोगों को निकलने में, एटलीस्ट ट्रेडर्स को निकलने में चांस मिलेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करो, जो सेठी साहब ने कहा, मैं भी वहां पर 10,300 250 में 25% अगर कोई इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल। तो कहते हैं कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, और CNBC आवाज की भी यही कहना रहा है हमेशा से, जब बड़ा पैनिक हो तो आपके लिए बड़ा मौका होता है। और काफ़ी सारे लोग कहते आए थे कि करेक्शन नहीं हो रहा, हमें खरीदना है, हम मिस कर गए हैं इस रैली को, और ये वो मौका है जो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे शेयर आपको ज़रूर खरीदने चाहिए इस फॉल में, क्योंकि जब बाजार रिकवर होगा तब यही खरीदारी, जो कमजोरी के समय में खरीदारी की हुई है, वो आपके काम आएगी। तो सेठी साहब बताइए, आपने शो का टोन तो बहुत ही परफेक्टली सेट किया है, क्या खरीदना चाहिए, कौन से क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नज़र है? देखिए हेमंत, मैं तो आज के दिन में बाजार में जब गिरावट, एक तरफा गिरावट होगी, तो सभी स्टॉक्स जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स हैं हमारे बाजार के, वो भी बिल्कुल काफ़ी जोर से टूटेंगे। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि जो FIIs है या जो डोमेस्टिक फंड्स है उनकी सेलिंग के कारण ये होगा रिटेल इन्वेस्टर्स की सेलिंग के कारण। खास करके जो ब्रोकर्स जो मार्जिन कॉल्स को मीटअप करने के लिए जो स्टॉक्स बेचते हैं, उस वजह से डेफिनेटली बहुत बड़ी गिरावट सभी स्टॉक्स में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मेरा जो नज़रिया होगा वो ऐसे स्टॉक्स में रहेगा जो कि अगर जब बाउंस बैक होता है तो जो सबसे पहले रिकवरी वाले जो स्टॉक्स रहेंगे उनमें खरीदारी करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो 5 दिग्गज कंपनियां हमारे स्टॉक मार्केट्स की है, जैसे HDFC वुड बी द बेस्ट बेट, HDFC, HUL, ITC, रिलायंस और L&T। ये पांचों कंपनियों के बारे में डिटेल बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको सब पता है। बट ये आज के कार्नेज में ये स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी गिरावट होगी, और फंडामेंटल्स कुछ भी बदले नहीं है। ये पांचों स्टॉक्स बहुत अच्छे, और सबसे खास बात ये है, ये एक इंडिया सेंट्रिक ग्रोथ स्टोरी है, उसको कैटर करते हैं। तो डेफिनेटली इन पांचों स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी बिल्कुल, जो आज नीचे लेवल्स पे बाजार खुलेंगे या और गिरावट आती है तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये हैं वो स्टॉक्स। और देखिए ये सारे के सारे इन चीज़ में, इस लिस्ट में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, दिग्गज हैं, ब्लू चिप हैं, सेंसेक्स निफ्टी का हिस्सा हैं, और इसी तरह के स्टॉक्स में आपको कमज़ोर बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन मौके तो ट्रेडिंग्स के भी हैं। पागले साहब बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर है? हेमंत, मेरे 2 सेल है, 2 बाय है। ऑफ कोर्स ये 300 पॉइंट नीचे खुलते या 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे खुलते, वो लेवल शायद मैच नहीं होंगे। बट स्टॉक्स जो पैटर्न के तौर पे वीक है वो है L&T, जो 1386 के स्टॉप लॉस से बेचे। 1323 का मेरा टारगेट है, शायद एक ही दिन में आ सकता है। दूसरा है कोटक बैंक, जिसमें मैं कल से बेरिश हूँ, मुझे लगता है इसमें डाउन साइड देखने को मिलेंगे। 1074 का स्टॉप लॉस होगा, 1035 का 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। बाय साइड में एस्कॉर्ट्स है, जो मुझे कल जिस तरह से क्लोज हुआ, आज आपको लोअर लेवल्स में मिलेगा, वो बाय करके चले। 855 का स्टॉप लॉस होगा, 930 का 2 से 3 दिन का टारगेट होगा। और अशोक लेलैंड ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें बाय करके चले 126 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 138। अगेन 2 से 3 दिन का व्यू है। ओके, तो 2 बाय और 2 सेल बिकवाली का करनी है L&T और कोटक महिंद्रा बैंक। साथ ही साथ तेजी की पोजीशन में एस्कॉट्स ने काफी साथ दिया है इस गिरते बाजार का। कल भी थोड़ा सा एक्शन था, आज भी वागले साहब कह रहे हैं इसी पर ध्यान दीजिए, भरोसा कीजिए, और अशोक लेलैंड जैसे आइडियाज भी निकल कर आए हैं। क्योंकि आपने कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेल कॉल की राय दी है, वागले साहब मुझे बताइए कि बैंक निफ्टी में तस्वीर कैसी दिख रही है? क्योंकि कल आपको याद होगा जब भी बाजार में पुल बैक आया है, बैंक निफ्टी की चाल उतनी मजबूत नहीं हुई जितनी शायद मिड कैप्स या फिर सेंसेक्स निफ्टी की होती दिखाई दी थी इंट्राडे में। तो यहाँ पर क्या कुछ और गहरी मार पट्टी हुई दिखाई दे सकती है? क्या यही वो वीक विकेट है इस मार्केट की? हर्षदा, बैंक निफ्टी का बीटा निफ्टी से ज्यादा है, तो निफ्टी जितना गिरेगा उससे ज्यादा डेफिनेटली बैंक निफ्टी गिरेगा। मुझे लगता है 25,700 तक के डाउनसाइड लेवल्स में देख रहा हूँ। ऑन द अपसाइड मुझे नहीं लगता 26,300 वो क्रॉस कर पाएगा। तो नियर 26,300 आपको मिलता है, शायद वो नहीं मिले, लेकिन वहाँ पर बेचने की सलाह होगी। 25,700 हमको मुझे लगता है 1 से 2 या मे भी 3 दिन में मिलना चाहिए। अच्छा सेठी साहब, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई,
मिड कैप्स इंडेक्स ने पूरी रिकवरी दिखाई, उसका चार्ट दिखाएंगे, पर कमज़ोर खुला, उसके बाद स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। तो लोगों ने मिड कैप्स में पोजीशंस और बनाई। होना ये चाहिए था कि लार्ज कैप्स चलें, और आपकी देखिए पिक्स तो ये कहती हैं कि दिग्गजों में ही खरीदारी करनी चाहिए। ये बताइए, जब बाजार की तस्वीर सुधर रही होगी तो फिर क्या पहले लार्ज कैप्स में तेजी आएगी, उस सूचकांक पर फिर नजर रखनी चाहिए और उसके बाद ही बड़ा पैसा मार्केट में लगाना चाहिए? और मिड कैप्स पर अपनी राय दीजिए, क्या आज यहां पर गिरावट और गहरा सकती है? नहीं, बिल्कुल हेमंत, ये जो दोनों ही सेगमेंट जो है बिल्कुल टूटने ही वाले हैं। बट अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी नज़र रहेगी कि अगर बाजार में बाउंस बैक होता है तो वो कैसे स्टॉक्स लीड करेंगे। तो जो पहले जहां बाइंग आएगी वो लार्ज कैप्स में ही होनी चाहिए, जहां पे थोड़ा सेफ्टी रहता है। अगर आप फर्ज करिए आप आज ले लेते हैं और अटक भी जाते हैं, ये बाजार इसी सप्ते में और गिरावट भी होती है, तो जब कभी भी ऐसा तो है नहीं कि बाजार को ताला लगने वाला है, महीना 2 महीने का आपका बिल्कुल व्यू होना चाहिए। आई डोंट मीन टू से कि आप ट्रेड करिए, आप इन्वेस्ट करिए। आप आज जो गिरावट आती है या फिर और स्टैगर्ड रूप में करिए। आज मैं आपको राय दे रहा हूं कि इन स्टॉक्स में 25% ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। फिर अगर और बाजार गिरता है, जैसे कि आज डाउ फ्यूचर्स वापस से 400 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, हालांकि वहां पे रिकवरी जरूर हो सकती है, बट अगर ऐसा कुछ होता है और हम आज रिकवरी नहीं होते और कल वापस से खराब खुलते हैं, तो फिर आप थोड़ा और उन्हीं स्टॉक्स में डालिए। बट मुझे लगता है जब बाजार में बाउंस बैक होगा तो ये डेफिनेटली आपके लार्ज कैप्स में पहले होगा, और मिड कैप्स में भी जो क्वालिटी मिड कैप्स है जो आज तक आप लेना चाह रहे थे और वो अब आपके 30-40% की करेक्शन हो चुकी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। मुझे लगता है साथ साथ में अगर आपके पास इन्वेस्टेबल फंड्स हैं तो ये जो क्वालिटी स्टॉक्स है इवन विद इन द मिड कैप स्पेस, वहाँ पे भी डेफिनेटली खरीदारी करिए। वहाँ पे भी अगर आपका महीने 2 महीने 3 महीने का नजरिया है तो यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स और बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिल सकते हैं। फैंटास्टिक। तो ट्रेडिंग में शायद पैसा ना बने लॉन्ग साइड पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा आपका जरूर बनेगा, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन दिन है। ये हमारे एक्सपर्ट एक सुर में कह रहे हैं। एक्सपर्ट से जानेंगे और स्टॉक्स पर राय। टाटा मोटर के नतीजों के बाद इसमें आज कितना प्रेशर देखने को मिल सकता है, इस पर भी नजर होगी। और वक्त हो गया अब ये जानने का कि खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स दिखा सकते हैं आज कमाल। आइए देखते हैं 5 का 5। और सबसे पहले दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पर ही नजर जाएगी, क्योंकि नंबर्स हमारी उम्मीद से खराब दिखाई दिए हैं। खासकर JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर के फ्रंट पर हमने देखा है मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ दिखाई दिया है, और यही वजह है कि ये डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर आप मानेंगे। मार्जिन्स देखिए 11% से घटकर 9% के आसपास आते हुए दिखाई दिए। एबिटा हमारा अनुमान था 9,964 करोड़ के आसपास आएगा, 8,671 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी अगर आप मार्जिन्स को भापे तो 13% या फिर उससे ऊपर की उम्मीद के मुकाबले 11.5% के आसपास ही वो मार्जिन्स आते हुए दिखाई दिए हैं। साल दर साल आप कंपेयर करेंगे थोड़ी सी वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं नंबर्स ये, और इसी का असर आज स्टॉक में बनता दिखाई देगा। बिल्कुल। तो टाटा मोटर के DVR के ऊपर रखिएगा नजर, और रखिएगा नजर दिलीप बिल्डकॉन पर भी। महाराष्ट्र में 4 लेन करनी है सड़क को, और वहां पर एक हिस्से के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ तो दिलीप बिल्डकॉन के शेयर के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। लेकिन बाजार में कमजोरी है तो लगता नहीं कि ये आज दौड़ लगा पाएगा, लेकिन ये फंडामेंटली बढ़िया खबर है दिलीप बिल्डकॉन के लिए। कुछ और स्टॉक्स जो ध्यान में रखने चाहिए आज ट्रेड के लिहाज से, बॉम्बे डाइंग इसमें शामिल है, और बॉम्बे डाइंग में हम देख रहे हैं फंड्स की ओर से इंटरेस्ट बन रहा है। भले ही स्टॉक में थोड़ा सा करेक्टिव मूव आता दिखाई दिया हो बीच में, लेकिन कल की तेजी 16% के आसपास की थी, और सोसाइटी जनरल ने लगभग 12.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 215 रुपए 98 पैसे के भाव पर इनफैक्ट ये डील होती दिखाई दी है, तो इसका कुछ एक्शन असर स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। JHS श्वेनगार्ड में भी यहाँ पर निखिल वोरा जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है, 15 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं 62 रुपए के लेवल पर, तो वहाँ पर भी रखिएगा नजर। और रखिएगा नजर ऑयल इंडिया पर। 9 फरवरी को यानी इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को एक बोर्ड बैठक बुलाएगी कंपनी, जहां पर बोनस शेयर जारी करने पर होगा विचार। तो ऑयल इंडिया के स्टॉक के लिए अच्छी खबर। साथ ही नतीजे जो आए बाजार बंद होने के बाद उसमें उज्जीवन शामिल है। उज्जीवन के ब्याज से आय में हमने देखा है थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, 217 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा देखने को मिला है। मुनाफे में पर प्रेशर है, लेकिन एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करती दिखाई दे रही है। तो ध्यान देना होगा कि क्या एसेट क्वालिटी पर स्टॉक रिएक्ट करता है, या फिर आज इन तमाम नेगेटिव खबरों के चलते
प्रॉफिट और ब्याज से आय में स्टॉक दबाव के घेरे में रहता है। कोचिन शिपयार्ड दूसरी तरफ एक बेहद स्ट्रॉन्ग तीसरी तिमाही पेश करता हुआ कंसोलिडेटेड बेसिस पर हमने देखा है शिप बिल्डिंग में एबिटा में 1.5 गुना का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन्स लगभग 3% बढ़ते हुए 22% के आसपास आए हैं और मुनाफे में भी 26% की बढ़त देखने को मिली 113 करोड़ पर। एक और कंपनी जो आप ध्यान रखेंगे हुडको, और यहां पर हम देख रहे हैं जो मुनाफा है वो थोड़ा सा ट्रिम डाउन होता हुआ लेकिन 169 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा आया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय में हम देख रहे हैं बढ़त जरूर है, 1060 करोड़ का आंकड़ा यहां। ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं गहरा सेल ऑफ है, चाहे वो अमेरिकी बाजार की कल की गिरावट हो जहां पर 1100 अंकों से ज्यादा का नुकसान, या फिर एशिया में जहां पर हम देख रहे हैं निक्केई, हैंगसेंग जैसे मार्केट्स 4.5 से 5% की गिरावट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सेल ऑफ के पीछे क्या बड़ी वजह है और कितनी और गिरावट हावी रहेगी, इस पर हम सिंगापुर से बात करेंगे। वी अनंत नागेश्वरन से, जूलियस बेयर के साथ ये पहले रह चुके हैं। गहरी पकड़ है ग्लोबल मार्केट्स पर इनकी। मिस्टर नागेश्वरन, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट के पीछे आप क्या प्रोमिनेंट रीजन समझते हैं? I'm not with Julius Baer anymore. That was 6 years ago. I'm independent. The thing is, Indian market probably can claim some credit for triggering this correction. I'm just probably joking a bit, but because India went down on Friday, then the US market went down on Friday evening. It has continued on Monday as well. But jokes apart, I think the real reason why the market is dropping is that it simply became too high. It couldn't levitate at that altitude, and we don't necessarily need a trigger when markets reach and sentiments reach extreme levels. They just need an excuse. Maybe the Bitcoin sell-off triggered margin calls, and those investors who had a Bitcoin exposure had to sell their stock holdings to meet their margin calls on the falling Bitcoin investment. So you never know the real trigger. You will know them only in hindsight. So I think the very fact that the markets were at unsustainable levels is the best answer I can give to your question. सर, कितनी और गिरावट हो सकती है अमेरिका के बाजारों में, क्योंकि 1175 पॉइंट का फॉल और उससे पहले देखिए 660 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल, और आज डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है घंटे भर पहले 500 पॉइंट नीचे था और अब देखिए 650 पॉइंट की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट जाके रुकेगी कहाँ? When will this fall stop, sir? The thing is, when markets reach extreme levels, because this time in 2018, by some metrics, the bubble in U.S. stocks had even exceeded the previous bubble in 2019, 29, etc. And when those bubbles corrected, the markets dropped as much as 50 to 65%, etc. So this correction, by the time it's finally over, could be between 30 and 50% on U.S. And let's not look at Dow Jones. Let's look at. So we do have a long way to go, but it won't be a straight line. There will be pullbacks, there will be dramatic rallies, etc. But I think the period of extreme investor complacency and relentlessly rising stock markets is behind us. Perspective, Mr. Anant Nageswaran, the bond yields going up. How big a concern is that? Because these are the same kind of voices that are saying bond yields in India rising could lead to a mighty slip-off in the equity markets, and it's being voiced as a concern even for global markets, especially for America. And inflation being at a higher level is also a big risk. How much further is it going to bring the markets down, and will there be a flight to safety? Would you see money moving towards fixed income globally? It's a very good question, and the answers are complex. Maybe this format is not enough to provide the detailed answers. Fixed income markets will remain a risk, but also if the asset markets correct and there is a slowdown in economic activity as a consequence of that, then the fixed income sell-off may not. नहीं लगता वहाँ पर
संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इट्स नॉट द एंड हेमंत। जैसे उन्होंने कहा कि नॉर्मली एक करेक्शन, जब एक तगड़ा करेक्शन आता है वो करीब करीब 35% तक का करेक्शन होता है। अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें, हम 4.5% ही करेक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 30% की और गिरावट आना बाकी है, लेकिन थोड़ी सी नरमी आएगी, क्योंकि लोग स्पेशली जो मिड कैप्स में इतना पैसा कमा चुके हैं, स्पेशली फंड्स की ओर से हम देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, वो कुछ अपना पैसा हाथ में रखना चाहेंगे और रीएलोकेशन की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। तो रीएलोकेशन हो सकता है इक्विटी से डेट में, ये बाजार को डर है। और देखिए जो पैसा महंगा होता जा रहा है, लगातार ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं, वो बढ़ने के संकेत जो मिल रहे हैं, वो दरअसल दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स के लिए और भारतीय मार्केट्स के लिए भी कमज़ोर है। लेकिन CNBC आवाज़ पर हम पैनिक के बदले ये आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन से अच्छे स्टॉक्स इस फॉल में खरीदने चाहिए, क्योंकि ये जो समझदारी होगी वो आपके ही आगे चलकर काम आने वाली है। घबराकर शेयर बाजार से भाग जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। कमजोरी तो होगी, लेकिन उस कमजोरी में कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, इस पर हमारा फोकस है। और काफ़ी सारे लोग दरअसल इंतजार कर रहे थे कि गिरावट हो और हम खरीदारी करें। ये CNBC आवाज़ का आज दिन भर का एजेंडा, और इस एजेंडे के में हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं।